माधवी जी का बेटा पढ़ लिख नौकरी में लग गया था। अब उन्हें उसकी शादी की चिंता हुई। सोचने लगी कि पहले का ज़माना तो रहा नहीं जो लड़कों के लिए रिश्ते घर बैठे आ जाते थे। छोटी उम्र की लड़कियां होती थी जो ससुराल में सामान्य बैठा ही लेती थी, किंतु अब परिस्थितियां विभिन्न है। अब तो जैसे लड़की के लिए वर खोजना मुश्किल होता था, वैसे ही लड़के के लिए उचित लड़की खोजना भी एक सामान्य हो गई है। माधवी जी अपनी हम उम्र महिलाओं की हालत देख रही थी, जिनके बहुआं आ चुकी थी, सो वो बहुत ही सतर्कता बरत रही थी। वे ऐसी लड़की चाहती थी जो पढ़ी लिखी समझदार हो, जिसे परिवार की कीमत पता हो, पारिवारिक मूल्य को समझती हो, घर में जो समाज बिठाकर रह सके। भले ही घर के काम में अधिक निपुण न हो, वह तो समय अनुसार आ ही जाएगी, किंतु स्वभाव नहीं बदला जा सकता। आखिर उनकी खोज अक्षिता पर जाकर रुकी। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और एक एमएनसी में अच्छे पद का कार्यरत थी। सुंदर, सुशील, बोलने चालने में भी संयंत्र, सादगी से परिपूर्ण अक्षिता एवं उसका परिवार माधवी जी एवं उनके पति मयंक जी को भा गया। बेटे अरुण एवं बेटी अक्षिता की भी स्वीकृति से रिश्ता पक्का हो गया एवं 2 माह में ही अक्षिता माधवी जी के घर बहू बनकर आ गई। चूँकि अक्षिता के माता पिता भी एक खुले विचारों वाले परिवार की तलाश में थे, जहां बहू को बेटी भले ही ना समझा जाए, किंतु एक इंसान तो समझा ही जाए, जहां वह खुले वातावरण में सांस ले सके। कम से कम एक मुफ्त की नौकरानी तो ना समझा जाए, जो केवल सबकी सेवा करने के लिए लाए गए हो। उसकी अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को गला घोट दिया जाए। वो भी कई दिनों से रिश्ता तलाश कर रहे थे। उपयुक्त रिश्ता मिलते ही झट शादी कर दी। शादी से पहले ही अक्षिता ने अपनी शर्त रख दी थी कि वह नौकरी नहीं छोड़ेगी। जिस मुकाम पर वह इतनी मेहनत करके पहुंची है, वह छोड़ना उसके लिए नामुमकिन है। अरुण एवं उसके माता पिता को भी उसके नौकरी करने से कोई परेशानी नहीं थी। माधवी जी ने खुले मन से बहू का स्वागत किया और आराम से दिन बीतने लगे। वो 4-5 दिन बाद घूमने चले गए। लौटकर आए तो छुट्टियां खत्म होने को ही थी। अक्षिता एक संस्कारी समझदार लड़की थी। वह माधवी जी के मना करने पर भी कि अभी तो तेरी हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है, बाद में काम करना, नहीं मानती और उन्हें पूरा सहयोग करती। 1 सप्ताह बाद दोनों ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। अब अक्षिता ने जल्दी उठकर अपना और अरुण का टिफ़िन तैयार किया एवं मम्मी पापा का नाश्ता बनाकर रख दिया। चाय बनाकर सबको आवाज़ दी। सबने चाय पी और वो दोनों अपने अपने ऑफिस खाना हो गए। माधवी जी ने किचन में जाकर देखा कि नाश्ता तैयार है। दोपहर के खाने के लिए आटा भी लगा दिया, सूखी सब्जी भी कढ़ाई में रखी है। यह देखकर उनका मन भर आया। इतना सब करने के लिए यह बच्ची कितनी जल्दी उठी होगी, कितना शांति से काम किया कि बिल्कुल खटपट की आवाज़ भी नहीं आई। क्या ये इतना काम करके अपने मायके में भी जाती होगी? नहीं, उसके मन में ससुराल का भय है जो निकालना होगा, नहीं तो रोज़ रोज़ नींद पूरी ना होने से बीमार ना पड़ जाए कहीं। शाम को दोनों के वापस आने पर पर्स रख वह बोली, मम्मी जी मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। अभी मेरे पास बैठ, चाय तैयार है, थक गई होगी। हाँ मम्मी जी, चाय पीकर थोड़ा आराम करती हूँ, फिर रात का खाना बनाती हूँ। क्या तुमने अपनी मम्मी जी को इतना बूढ़ा समझ लिया है कि मैं खाना भी नहीं बना सकती? अभी तुम्हारे आने से पहले मैं पूरा घर संभाल रही थी। क्या मैं 2 माह में ही इतनी लाचार हो गई कि सारे काम का बोझ तुम्हारे कंधों पर डालकर काम से संन्यास ले लूँ? नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? क्यों सुबह इतनी जल्दी उठकर इतना काम करने की क्या ज़रूरत थी? थोड़ा देर से उठकर दोनों मिलकर कर लेते। क्या मायके में भी इतना काम करके जाती थी? तुम्हारे मन में जो ससुराल का सास का भय है, वो मन से निकाल दे बेटा। इसे अपना ही घर समझ, आराम से रह। रोज़ रोज़ इतनी जल्दी उठेगी तो नींद कैसे पूरी होगी? बीमार नहीं पड़ जाओगी? मम्मी जी, मम्मी एवं मेरी सहेलियाँ कहती थी कि ससुराल में काम करना पड़ता है, नहीं तो सास नाराज़ हो जाती है। सो मैं इसीलिए यह सब करके गई, नहीं तो आपको बुरा लगता कि मैं बिना कुछ करे ऑफिस चली गई। भोलेपन से कहीं उसकी बात सुनकर माधवी जी ने प्यार से उसे अपने से चिपकाते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, तू चैन से सांस ले, अपना दोनों मिलकर बांटकर काम कर लेंगे। मन में किसी तरह का भय मत रख। अब हमें हमेशा साथ रहना है, कोई 1-2 दिन की बात तो नहीं है। असल में शादी के कारण उसने पहले से ही अपना ट्रांसफ़र पूना की कंपनी में करवा लिया था। घर का वातावरण भी
नया था, कार्यरत का भी नया था, सो वह अपने को पूर्णतया एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। अब वह सुबह जितना संभव होता माधवी जी मदद कर जाती, शाम को आने पर भी पूरा सहयोग करती। उसके मस्त मौला अंदाज एवं उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखना एवं सबको सहयोग करना, इन गुणों के कारण वह सबकी चहेती बन गई। परिवार में पूरी तरह घुल मिल गई। माधवी जी अपनी हम उम्र महिलाओं से अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकती। तभी माधवी जी की एक दिन अचानक तबीयत खराब हो गई। तेज बुखार था। अक्षिता ने तुरंत उन्हें दवा दी और आराम करने का कहा। अरुण और मयंक जी काम पर निकल गए थे, सो उसने अपनी नैतिक जिम्मेदारियां समझाते हुए तुरंत फ़ोन कर अवकाश कर लिया। घर में अकेला छोड़कर कैसे जाती। 5 दिन तक अवकाश लेकर पूरे मन से घर को संभाला एवं माधवी जी की सेवा की। उसने कहा, मम्मी जी शाम को पूरा खाना बनता है, आप अकेले बनाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, शाम के लिए कुक लगा लेते हैं, आपको भी आराम मिलेगा। परिवार में सबको यह विचार सही लगा और एक कुक का इंतजाम हो गया। समांतराल उसे एक बेटा हुआ। 6 महीना तक तो प्रस्तुति अवकाश पर रही, किंतु उसके बाद माधवी जी पर पूरी जिम्मेदारियां आ गई। वो बच्चे को संभालने में थक जाती, कहती तो कुछ नहीं, किंतु थकान उनके चेहरे पर दिखाई देते। अब उसने एक आया रखने का प्रस्ताव सबके समक्ष रखा। पापा जी, हम कमाते किसके लिए हैं? मम्मी जी अकेली कनू के साथ परेशान हो जाती है, क्यों नहीं हम एक आया की व्यवस्था कर ले? मम्मी जी की देखभाल में वह बच्चे को संभाल लेगी और मम्मी जी को भी थोड़ा आराम से रहेंगी। सबने एक मत उसका प्रस्ताव मान लिया और आया की व्यवस्था कुछ ही दिनों में हो गई। अक्षिता में को माधवी जी को इतनी चिंता करते देख पापा अरुण दोनों ही मन खुश होते। उनके घर में कभी भी चिल्लाहट, जोर से जोर बोलने की आवाज़ें नहीं आती। माधवी जी तो अपनी बहू की अपने प्रति चिंता एवं उसकी समझदारी से भाव विभोर रहती। वो अपनी भाग्य को सराहती कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें इतनी समझदार बहू मिली है। उसकी सहेलियां भी माधवी जी को छेड़ती कि ऐसी क्या जादू की छड़ी घुमाई तुमने जो बहू पर की, वह इतने प्रेम से तुम्हारे साथ रहती है। यह सुनकर माधवी जी की खुशी भरी जोरदार खिलखिलाहट वातावरण में गूंज जाती और कहती, बड़ों का आशीर्वाद एवं पिछले जन्म में पुण्य कर्मों का ही फल है कि ऐसी सुलक्षणी बहू मिली है।